हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया को। इसके सॉल्यूशन को इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उनके आंसर्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है, भूटान में है, जो भूटान देश है वहाँ पर किस तरीके का शासन है? राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, कुलीन तंत्र है, निरकुश तंत्र है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा राजतंत्र है। सेकेंड है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो आप सभी को पता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है? इंडिया, अपना इंडिया यानी कि भारत। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता हस्ताक्षरित है, यानी कि पंचशील जो समझौता है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय पंचायत संसद है, तो राष्ट्रीय पंचायत संसद कहाँ है? तो नेपाल में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया देश में सैनिक शासन सबसे पहले स्थापित हुआ। दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले सेना का शासन था? तो वो आंसर रहेगा पाकिस्तान में। ओके, तो इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का शासन है, तो जी हाँ इसका आएगा सत्य। सेकेंड, इमरान खान खिलाड़ी व राजनेता है, तो जी हाँ इसका भी क्या आएगा? सत्य। उसके बाद अवामी लीग बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी है, तो जी हाँ इसका भी क्या आएगा? सत्य। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो हाँ आप सबको पता है, तो इसका भी क्या आएगा? इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है कि श्रीलंका को 1958 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो जी हाँ, तो इसका आएगा असत्य। ओके, तो ऊपर के चारों का सत्य और इसका असत्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का देश से पीड़ित है, तो दक्षिण एशिया का जो श्रीलंका देश है, ओके, वो किससे? उग्रवाद से पीड़ित है। ओके, उग्रवाद यानी कि नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो राइट आंसर कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे दक्षिण एशिया का देश श्रीलंका के उग्रवाद से पीड़ित है। उसके बाद माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश में उथल मचाई थी। किस देश में मचाई थी? तो इसका आंसर रहेगा नेपाल में। ओके, कहाँ पर? नेपाल में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी। उसके बाद दक्षिण एशिया में धर्म सापेक्ष राज्य है। धर्म सापेक्ष राज्य कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चीन ने व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति अपनाई। जो चाइना है उसने व्यापार के लिए कौन से द्वार की नीति अपनाई थी? ओके, खुले द्वार की नीति। तो कब अपनाई? तो 1978 में ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने अपनाई, और उसी के बाद उसकी जो इकोनॉमी है चाइना की वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लग गई। ओके, उसके बाद शार्क में अस्तित्व में आया। जो शार्क संगठन था वो कब बना था? तो 1985 में शार्क संगठन बना था। तो इस तरीके से रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे सामने है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देश में कौन कौन से देश है? तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश, ये मुख्य 7 देश दक्षिण एशियाई देश है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, दक्षेश का पूरा नाम है। जो दक्षेश है, ओके, उसका पूरा नाम क्या है? तो उसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये दक्षेश का पूरा नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिल और सिहली कौन थे? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रीलंका के मूल निवासी तमिल और सिहली थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साफ्टा क्या है? तो साफ्टा का क्या मतलब है? देखो, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र जो था, एक संगठन था, उसी को क्या कहा गया? साफ्टा, SAFT कहा गया। तो ये इसका राइट आंसर है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस तरीके से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे सही जोड़ी की। तो चलिए जल्दी से सही जोड़ी को मिला लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता। जो सिंधु नदी जल समझौता था वो कब हुआ था? तो आप सब जानते हैं 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। फिर सेकेंड, ताशकंद समझौता। तो जो ताशकंद समझौता है वो कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। उसके बाद शिमला समझौता। तो शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाहौर ब्रश यात्रा। तो जो लाहौर ब्रश यात्रा थी वो कब निकली थी? तो 1999 में। उसके बाद भूटान का जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ? तो 2008 में भूटान का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की तरफ।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान किस समस्या से ग्रस्त है? जो इंडिया और पाकिस्तान है वो किस समस्या से ग्रस्त है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत पाक संबंध संदेह की राजनीति से ग्रस्त है। तो हमारा आंसर क्या होगा? भारत पाकिस्तान संदेह की राजनीति से ग्रस्त है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ तीवु कहाँ स्थित है? जो कच्छ तीवु है वो कहाँ पर स्थित है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत एवं श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य पाक जल डमरू के मध्य में स्थित है। कौन? कच्छ तीवु। ओके, तो भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री तट है जहाँ पर पाक जल डमरू मध्य है, वहाँ पर स्थित है कच्छ तीवु। तो ये इसका आंसर है। उसके साथ ही एक और क्वेश्चन आएगा कि मालदीव में गणतंत्र कब स्थापित हुआ? तो उसका आंसर रहेगा 1968 में मालदीव में गणतंत्र स्थापित हुआ। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के संबंधों को समझाइए, यानी कि इंडिया से नेपाल के किस तरीके के रिलेशनशिप है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की संस्कृति लगभग हमारे ही समान है। यानी कि जो भारत की संस्कृति है, भारत का जो समाज है, जिस तरीके का भारत का रहना है, खाना पीना, रहन सहन, आचार विचार है, उसी तरीके से नेपाल के लोग भी रहते हैं। नेपाल तथा भारत के बीच में तिब्बत आता है। तिब्बत एक स्थान है नेपाल और भारत के बीच में। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, यानी कि काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशनशिप है। और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है, यानी कि जो भारत है और जो नेपाल है, उन दोनों के बीच में एक संधि हुई है। और इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट यानी कि पात्र पत्र और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। और नेपाल और इंडिया के संबंध इतने अच्छे हैं कि हमने ये संधि कर ली है कि हम बिना पासपोर्ट के एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से भारत और नेपाल के संबंध है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, सार्क का मूल उद्देश्य क्या है? जो सार्क संगठन था, जिसे दक्षेश कहते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसे क्यों बनाया गया? तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सार्क का गठन, देखो जो सार्क यानी कि दक्षेश है, वो दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में संयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यानी कि उसके गठन का उद्देश्य क्या है? आपस में संयोग करना, कि इनके बीच में, दक्षिण एशियाई देशों के बीच में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। और इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ओके, और इसे दक्षेश भी कहते हैं और इसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्यों हुई इसकी स्थापना। उसकी स्थापना का उद्देश्य था सभी देशों का आपस में संयोग करना और अपना विकास करना। ओके, तो चलिए इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर की, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों। प्रश्न क्रमांक 7, सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है उसकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या उसकी विशेषता है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी वॉच करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है, यानी कि निम्नलिखित है। सबसे पहली, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका शामिल है। यानी कि इतने देशों का एक ग्रुप है। कभी कभी इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है, तथापि इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो जो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका है, ये इनका ग्रुप है और ये सारे देश इसमें शामिल है। दूसरी विशेषता है कि दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भावना, शत्रुता, आशा, निराशा, पारस्परिक शंका एवं विश्वास साथ साथ चलते हैं। देखो, पाकिस्तान से हमारा लड़ाई झगड़ा है, उसी के साथ साथ नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें, आशा, निराशा, लड़ाई झगड़ा, सब एक साथ चलता है दक्षिण एशिया के देशों के मध्य। तो ये इसकी सेकेंड विशेषता है। उसके बाद थर्ड विशेषता है, विविधताओं से परिपूर्ण इस क्षेत्र के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब ये जो दक्षिण एशिया का इलाका है, जब आप दक्षिण एशिया का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिमालय में क्या है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की
की खाड़ी मिलेगी। इसे एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, इसीलिए एक स्पेशल प्राकृतिक क्षेत्र माना जाता है और इसीलिए इसे उपमहाद्वीप भी कहा गया है। ओके, उसके बाद चौथा है दक्षिण एशिया क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक व सांस्कृतिक अनूठेपन का परिचायक है। देखो, भौगोलिक कारणों से हम अलग अलग हैं, इसी कारण हमारे यहाँ विभिन्न भाषाएं, विभिन्न सामाजिक तौर तरीके व संस्कृति भी हमारी यहाँ की अनूठी है। तो ये हमारी चौथी विशेषता है। तो इस तरीके से ये दक्षिण एशिया की कुछ मुख्य विशेषता है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चारों का एक साथ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। चलिए, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष की समीक्षा कीजिए। जो श्रीलंका है वहाँ पर एक जातीय गृह युद्ध हुआ था। ओके, तो वो क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंहलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिलों के आतंकवाद दोनों की ही प्रमुख भूमिका रही। यानी कि श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है, ओके, और सिंहलियों के बहुसंख्यक जो लोग हैं वहाँ पे और तमिलों के आतंकवाद दोनों के क्षेत्रों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रीलंका के जो प्रमुख रूप से सिंहली समुदाय है, जो वहाँ पे देखो श्रीलंका है ना, वहाँ पे एक सिंहली समुदाय रहता है, वो सबसे ज़्यादा अधिकता यानी कि अधिक मात्रा में रहता है, जो भारत से आकर श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के विरुद्ध है। कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका में एक सिंहली समुदाय है जो वहाँ ही रहता है, लेकिन इंडिया से कुछ तमिल वहाँ पर रहने के लिए गए थे, उनके पूर्वज, और वो अभी तक वहीं हैं। तो ये जो सिंहली है ये इन तमिलों का विरोध करते हैं और क्या कहते हैं, सिंहली राष्ट्रवादियों की मान्यता है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ किसी प्रकार के कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंहली समुदाय का है और इनको ऐसा लगता है कि जो श्रीलंका है ओनली सिंहली समुदाय ही यहाँ पर रह सकते हैं, तमिलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से तमिलों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की वजह से तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ तेज से उठी है। जब ऐसा दुर्व्यवहार तमिलों के साथ हुआ तो तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ उठने लगी और इसीलिए 1983 के बाद तमिल संगठन बना जिसे कहते हैं लिट्टे, जिसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अर्थात लिट्टे ने श्रीलंकाई सैन्य बलों के साथ क्या किया, सशस्त्र संघर्ष किया। इसने तमिल इलम अर्थात श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्रवाद की क्या कर दी, मांग रख दी। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या हो गया, तीव्र होता चला गया। देश में विस्फोट एवं हत्याएं होने लगी। भारत ने 1987 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी, जिसे वहां की जनता ने पसंद नहीं किया। अब जब दोनों के दोनों समुदायों में संघर्ष होने लगा तो भारत ने क्या किया, शांति सेना भेज दी, क्योंकि तमिल का संबंध किससे था, भारत से था। लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा समझा कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया बिना लक्ष्य हासिल किए और 2009 में लिट्टे के प्रमुख प्रभाकर का उसके प्रमुख सहयोगी के साथ सैन्य कार्रवाई में मारे जाने के बाद लिट्टे को स्थिति कमजोर हो गई और श्रीलंका में संघर्ष दब गया और शांति की स्थापना हो गई। तो ये पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये नीचे के हिस्से का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, यानी कि दक्षेश शार्क की, के शार्क का गठन तथा उसके महत्व पर हमें प्रभाव डालना है, यानी कि उस चीज़ को समझना है। तो चलिए इसके आंसर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षेश का गठन दक्षेश दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ओके, अब इसके 8 सदस्य देश थे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इस संगठन का जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ओके, नेपाल का जो काठमांडू है यानी कि राजधानी ही उसमें स्थित है इस संगठन का मुख्यालय। अब इतना समझ में आ गया कि ये संगठन क्या है। तो ये संगठन दक्षिण एशिया के देशों ने बनाया है, जो इसलिए बनाया कि वो साथ में संयोग करके विकास कर सके। अब इसके महत्व को समझते हैं। चलिए कि ये कितना इम्पोर्टेंस है इस संगठन की। देखो, ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से भी एक है। जो दक्षिण एशिया के देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, इंडिया ही देख लो। और साथ साथ में वहाँ की जो उपजाऊ क्षेत्र है यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अन्न को उगाया जा सकता है। फर्स्ट तो ये महत्व
है। सेकेंड, सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहल लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल तथा संयोग स्थापित करने में लाभदायक है। जो सार्क के देश है, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो सब में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे क्या हो सकता है, इनमें अच्छा सा तालमेल बन सकता है। ये इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस है। थर्ड, सार्क ने अपने 8 सदस्यों को परस्पर पास लाने का कार्य किया है, जिससे उनमें आपसी तनाव घटा है। सार्क के संयोग से ही भारत व पाक के रिश्ते में कटुता कम हुई है। तो अपन हुई है की जगह आप कह सकते हैं कि हुई थी, क्योंकि अब वापस से उसी तरीके का माहौल पाकिस्तान और भारत में बन चुका है। तो ये चौथी इंपॉर्टेंस है। फिर सार्क के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों ने अपने आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। यानी कि जो सार्क के देश हैं, उन्होंने सार्क के माध्यम से ये कोशिश की है कि वो क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये कुछ दक्षिण एशिया का महत्व है, और ये दक्षिण एशिया क्या है, उसका गठन क्या हुआ। ओके, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दक्षिण के महत्व के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, भारत और पाकिस्तान संबंधों की व्याख्या कीजिए। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके के हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत और पाकिस्तान से संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे। आप सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, हमेशा तनाव से भरे हुए हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल कारण क्या है, भारत का विभाजन, यानी कि भारत का टूटना, और टूटते ही क्या हुआ, कश्मीर विवाद शुरू हो गया। इन दोनों देशों में जो आज तक उलझा हुआ है, दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध दोनों कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ शुरुआत से ही इंडिया और पाकिस्तान में जो संबंध है वो बिगड़ चुके थे, क्योंकि कश्मीर उनके पास चला गया था, कुछ हिस्सा उनको ये लगता था कश्मीर हमारा है, और हमें पता ही है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, क्योंकि वो एक भारत का हिस्सा था, अलग तो पाकिस्तान हुआ है ना। तो इस तरीके की चीज़ें चलने के कारण शुरुआत से भारत और पाकिस्तान के संबंध बिगड़े हुए हैं। अब क्या होता है, अप्रैल 1965 में पाक की ओर से घुसपैठियाँ भेजकर कच्छ के रण तथा कश्मीर में घुसपैठ की शरारत की गई थी। अब उसके बाद 1965 में फिर पाकिस्तान ने ऐसी हरकत कर दी, जिससे लाल बहादुर शास्त्री के कुशल नेतृत्व में पाक की इस हरकत को उसी की भाषा में फिर हमने जवाब दिया, सैन्य कार्रवाई हमने शुरू कर दी, जो 1965 के भारत पाक युद्ध के रूप में बदल गई। और फिर 4 महीने तक दोनों देशों के बीच जंग चलती रही। 22 अक्टूबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ की दखल से यह युद्ध समाप्त हुआ, मगर इससे पूर्व की पाकिस्तान के सैनिक हथियार डालकर भाग चुके थे। कुछ समय पश्चात 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिससे क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोनों देशों के बीच संबंधों की सुधार के लिए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मध्य आगरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भी पाकिस्तान के प्रतिनिधि की कश्मीर हट के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई तथा यह समझौता भी बेनतीजा रहा, और 2016 से 17 में उरी, पठानकोट एयरबेस एवं आतंकवादी हमलों तथा 2018 में आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ के चलते आज फिर दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है, और पुलवामा हमला। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हो पा रहे, और क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, हर बार कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करता है जो कि सही नहीं है। इसी कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सही से नहीं बन पाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब हमारा इस क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो इसके बाद ही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के कैसे रिश्ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है हमारे। भारतीय सरकार को बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को
प्राकृतिक गैस निर्यात न करने जैसे मसले शामिल हैं। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनकी वजह से हमारे रिश्तों में काफ़ी खटास है, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन विभेदों के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर आपस में सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। किसके बीच? बांग्लादेश और भारत के बीच। बांग्लादेश ने भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा बना है। पिछले एक दशक से भारत और बांग्लादेश के संबंधों को काफ़ी बढ़ावा मिला है और दोनों देश संयोग के युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे दोनों में तनाव है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी बेहतरीन मुद्दे हैं जहां दोनों साथ मिलकर अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। अतः भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो काफ़ी मधुर है। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये जो चैप्टर है क्वेश्चन बैंक वाला ये कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर 5। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।